नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दुर्गा पूजा को लेकर तिरहुत रेंज के डीआईजी बाबू राम ने मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में सोमवार को बैठक की। इसमें पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अफवाह फैलाने वाले व मंचलों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। पूजा के दौरान शहर में जाम की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की टास्क दी गई, जिसके अलावा पूजा समितियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। पूजा समितियों को भी वॉलंटियर्स के माध्यम से जाम और अफवाह फैलाने वाले पर नजर रखने को कहा गया है। डीआईजी बाबू राम ने बताया कि 4 जिलों के एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वह असामाजिक तत्व एवं सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करे, साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर पैनी नजर रखे। इसके अलावा शहर में चेन स्नैचिंग की घटना में बढ़ोतरी हुई है। इसमें किसी एक गिरोह का हाथ लगता है। एएसपी टाउन की जिम्मेवारी दी गई है कि वह गिरोह को चिन्हित कर कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हुई हैं, उसको देखकर प्रतीत हो रहा है कि ज़्यादातर घटनाएं एक गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। इस गैंग पर लगाम लगाने और गिरफ्तारी के लिए टाउन एएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इसके साथ ही आगामी दुर्गा पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और 2 अन्य जिलों के साथ समीक्षा बैठक की गई। दुर्गा पूजा की तैयारी संतोषजनक चल रही है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया या अन्य जगह जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जो स्नैचिंग की जो घटनाएं पिछले कुछ टाइम पे घटी हैं, इनको ऐसा लगता है देखने से कि शायद कोई एक गिरोह है इसके पीछे जिसमें ज़्यादातर घटनाओं में उसका हाथ है। तो यहाँ पर टाउन एएसपी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। पूरे ज़िले का वो आंकड़ा बना रहे हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में जो घटनाएँ हुई हैं, और उसमें जो भी गैंग है उसको भेदन के लिए वो नोडल ऑफिसर उनको बनाया गया है। एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आज 2 जिला यहाँ सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर आए थे, और उसके अलावा बाकी 2 जिला के साथ हम लोगों ने वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उनकी समीक्षा की गई है। सभी तैयारियाँ संतोषजनक तरीके से की जा रही हैं, और सभी जिला को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और कहीं से भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोई कोशिश करे सोशल मीडिया पर या अन्यथा, ऐसे लोगों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके अलावा QRT प्रत्येक अनुमंडल में रखी जाएगी, और जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, पंडाल हैं, उनको लाइसेंस लेने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्येक थाना से एक पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक पंडाल के साथ में अटैच किया गया है। उसकी ड्यूटी है कि डेली वहाँ पंडाल में जाए और व्यवस्था देखे, और ऑर्गेनाइज़र लोगों को अवगत कराए कि लाइसेंस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनका अनुपालन किया जाए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज़र लोगों को खुद से वॉलंटियर्स की व्यवस्था करनी होगी। जुलूस जो निकालता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जुलूस को अनुशासित रखें। उसके लिए वॉलंटियर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तमाम चीज़ें उनको सुनिश्चित करनी है। कोई भी आपत्तिजनक नारा या ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे समाज के किसी भी वर्ग को कोई ठेस पहुँचे। डीजे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, और जुलूस को पूरी तरह से अनुशासित रखना है। टाइम डेट के हिसाब से जो जिस रूट की अनुमति दी गई है उसी रूट पर रखना है, और नदी में विसर्जन मना है, तालाब में ही विसर्जन करना है। तो तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। सब तैयारियां की जा रही हैं। शांति समिति की बैठकें थाना के द्वारा की गई हैं। ऑर्गेनाइज़र लोगों के साथ में भी वो लोग टच में हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, उसके लिए विशेष सेल का गठन किया गया है, और इसकी मॉनिटरिंग हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन लाल की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। छात्र नेता अमन लाल की पिटाई के विरोध में सोमवार को विश्वविद्यालय छात्र राजद द्वारा बिहार विश्वविद्यालय को बंद करा दिया गया। इस दौरान छात्रों के द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर छात्र राजद जिलाध्यक्ष अविनाश उर्फ राजा बाबू और विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेलियर है। कानून व्यवस्था सरकार के हाथ से निकलती जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र नेता की इस तरह अगवा कर पिटाई करना, यह पूरी तरह से सरकार की विफलता को दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार के आदेश अनुसार आज हम लोगों ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय को बंद कराया है। अगर इस मामले में उचित कार्रवाई कर दोषियों को सजा नहीं मिली
तो हमारे छात्र संगठन की ओर से पूरे पटना को बंद कराने का काम किया जाएगा। है आपको हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके निर्देश पर जो है हम लोग जो है बिहार विश्वविद्यालय को बंद करवाने का काम किया है। साथ ही पूरे बिहार में जितने विश्वविद्यालय सारा विश्वविद्यालय आज बंद हुआ है। जो आपको अमन लाल जो छात्र जिसको अगवा करके मारा गया, हम लोग उसके हक़ इंसाफ के लिए हम लोग जो है आज बंद किए हैं। हम लोग का मांग है कि जो दोषी है उस पर जो सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल है। जो डबल इंजन की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार जो है, ये लोग किस तरह का गुंडागर्दी लोग कर रही है। छात्रों को अगवा करके छात्रों को मारा जा रहा है। यदि अमन लाल को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जो है पटना को जो है पूरे पटना को जो है एक दिन बंद करने का काम करेंगे। हम लोग उसको लेकर आज यहाँ पर उसके लेकर हम लोग आज यहाँ भी हम लोग किए हैं। हम लोग का आंदोलन जारी है। जिस तरह का निर्देश हम लोग को मिलेगा आगे करेंगे, मगर हम लोग को मांग है कि जल्द से जल्द उसको कार्रवाई हो, दोषी को जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो। जैसे पटना यूनिवर्सिटी में अमन लाल एक मतलब छात्र नेता है, उनके साथ जो अत्याचार जो हुआ है, ये बीजेपी की गुंडा जो उनको अपहरण करके लेकर जाती है, वहाँ पे बेरहमी से पिटाई करती है, वो समझिए मरते मरते बच्चे हैं। उनके खिलाफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार जी ने वहाँ से निर्देश दिए थे कि पूरे विश्वविद्यालय बिहार में बंद करवाने के लिए, इसी आह्वान करने के लिए हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय को बंद करवाने आए हुए थे। और हम लोग मजबूती के साथ, और ये अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और छात्र तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ हम लोग सभी लोग नारेबाजी और बंद करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मांग है कि उस पर उचित कार्रवाई हो और जो दोषी बचना नहीं चाहिए। और दोषी बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो जाति का दोषी नहीं होता और अपराधी कोई जाति नहीं होता, इसलिए दोषी बचे। इसलिए न्याय को लेकर हम लोग हो सकता है इसके लेकर हम लोग को धरना बैठक भी करना होगा। हम लोग धरना भी यहाँ देने का काम करेंगे और इसके लेकर हम लोग मतलब ऊपर जितना तक होगा हम लोग जाने का काम करेंगे जब तक अमन लाल को न्याय नहीं मिलता है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कार्यालय से बिजली न्याय यात्रा निकाली गई, जो कार्यालय से निकलकर मोती झील सदर अस्पताल सहित विभिन्न मोहल्ले में जाकर जन जागरण अभियान चलाते हुए खुदीराम बोस स्मारक तक जाकर समाप्त हुआ। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि स्मार्ट मीटर द्वारा पब्लिक से बेतहाशा बिल की वसूली की जा रही है और इस स्मार्ट मीटर द्वारा बिजली गुल रहने पर भी बिजली बिल जारी रहती है। ये कंपनी द्वारा आम जन के घर में स्मार्ट चोरी है। यात्रा में उमाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोवर आजम, रितेश कुमार सिन्हा, सविता श्रीवास्तव, सुरेश चंद्रवंशी, मोज़कीर रहमान सहित दर्जनों कांग्रेस नेता शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर स्मार्ट मीटर को सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, इसलिए कि यह मीटर इतना ज़्यादा जो है बिल दे रही है, जो सब मध्यम वर्गीय गरीब तबके के सबका कमर टूट रहा है। और यह साबित हो गया है, संजीव हंस जो चेयरमैन थे बिजली बोर्ड के, मर्सिडीज गाड़ी और पैसा ये सब रिकवरी हुआ है। अडानी जी का यह स्मार्ट मीटर है जो यहाँ गरीबों मध्यम वर्गीय को खून चूस रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में इसके आंदोलन की जा रही है। 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दिन हम लोग इसके लिए जन जागरण किए थे और शहर के मुख्य मार्ग पर जाके और प्रखंडों में भी इसका हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है, जन जागरण निकाला जा रहा है। साथ में आज 2 से 7 तारीख तक पूरे हर प्रखंड में और शहरी क्षेत्र में करना था। तो हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष 1 रितेश सिन्हा संजू जी, नगर 2 सविता श्रीवास्तव जी, नगर 3 सुरेश चंद्रवंशी जी और नगर 4 मोज़कीर जी, इन चारों अध्यक्षों के नेतृत्व में आज शहर के विभिन्न मार्गों से यह जुलूस गुजरेगी और खुदीराम बोस स्मारक में समापन होगी। इस स्मार्ट मीटर जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन तेज करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि यह जो है वापस ले और पुराना मीटर को लगाए। वाम दलों जिसमें भाकपा माले, CPI, ML, न्यू डेमोक्रेसी, CPI, CPI-M, SUCI, CPI, ML, MC,
PIU ने संयुक्त तौर पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक से कल्याणी चौक तक फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकाला। यह मार्च कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य व एपवा की राष्ट्रीय महासचिव कामरेड मीना तिवारी ने कहा कि फिलिस्तीन पर लगातार जारी इजरायली हमले के 1 साल पूरे हो रहे हैं। अब तक 1,85,000 से ज़्यादा बेगुनाहों की जानें जा चुकी हैं और करीब 1 लाख घायल हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे व महिलाएं शामिल हैं। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेजेंड्स के अनुसार इस साल के 6 अगस्त तक इन हमलों में कुल मरने वालों की तादाद 1,85,000 से ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों पर आकर न सिर्फ इसका विरोध करते हुए तत्काल शांति की मांग कर रहे हैं, बल्कि अपनी सरकारों पर फिलिस्तीनी आवाम के पक्ष में खड़े होने का दबाव भी बनाते रहे हैं। वाम दलों ने पूरी ताकत से सड़कों पर उतरकर इस जुल्म का विरोध करते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग करने का देशव्यापी आह्वान किया है। ठीक 1 साल पहले जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर फिलिस्तीन पर हमला किया, पूरा 1 साल बीत गया है और इस 1 वर्ष में लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर हमला अपना जारी रखे हुए है। वहाँ बच्चों की हत्या हो रही है निर्ममता से, औरतें मारी जा रही हैं, अस्पताल पर बम गिराया जा रहा है, स्कूलों पर बम गिरा करके स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। वो सारी जगहें जहां यूएनओ कहता है कि आप युद्ध का हमला नहीं कर सकते हैं, जहां आप बम नहीं गिरा सकते हैं, उन तमाम जगहों पर इजराइल बम गिरा रहा है और पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह करके रख दिया गया है। ये जिस तरह से मानवता की हत्या की जा रही है, यूएनओ की कोई बात इजराइल नहीं मान रहा है। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे अमेरिका का वरद हस्त है। वो अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का सिपाही कहता है, आज जिस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और लगातार हथियार की सप्लाई इजराइल को किया जा रहा है। और इजराइल उसका अब इतना मन बढ़ गया है कि ये हमला अब सिर्फ फिलिस्तीन तक, गजा तक नहीं रुका हुआ है, अब लेबनान पर हमला किया जा रहा है, अब ईरान पर हमला किया जा रहा है। और ये जो पूरी इसकी कोशिश है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि हम लेबनान को ख़त्म कर देंगे, हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पूरी तरह से ये एक तरह से विश्व युद्ध छेड़ देने की कोशिश में इजराइल लगा हुआ है। तो ये अपने स्वार्थ में, ये तेल हासिल करने के लिए, ये ज़मीन हासिल करने के लिए आज दुनिया के कुछ देशों को नक्शे से ख़त्म कर देना चाह रहे हैं और अमेरिका इनके साथ खड़ा है। तो हम इसके खिलाफ आज यहाँ तमाम वामपंथी दल के लोग, तमाम वैसे प्रबुद्ध नागरिक जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन रहे, जो चाहते हैं कि इस दुनिया में मानवता की हत्या न की जाए, जो चाहते हैं कि अमन शांति बहाल रहे और लोकतंत्र की जो बात होती है वो लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा जाए। और बड़े ही दुख की बात है कि हमारा देश जो अपने आप को विश्वगुरु बनने की बात करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। हमारे देश की आज तक की जो नीति रही है कि हम ऐसे युद्धों के विरोध में रहें, ये जबानी कभी कभी तो बोल दे रहे हैं मोदी जी कि युद्ध बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। उससे हम देख रहे हैं कि लगातार मोदी पीछे हट रहे हैं और बल्कि इजरायली शैली में ही आज वो हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कई जगहों पर बुलडोज़र चलाने में लगे हुए हैं। तो ये आज हम इस पूरे देश में, और देश में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये कहते हुए कि युद्ध बंद करो, ये कहते हुए कि औरतों और बच्चों की हत्या बंद करते हुए करो, ये कहते हुए कि आज रोटी जरूरी है लोगों के लिए, शांति जरूरी है लोगों के लिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मयंक कुमार मुंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हवाई नेता बता दिया, वहीं प्रशासन को नीतीश कुमार की पहुंच से भी दूर बता दिया। मयंक कुमार मुंडा ने कहा कि सुशासन की सरकार में
प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है। जिले में ऐसा कोई नेता भी नहीं जिसके वश में जिला प्रशासन हो। सीओ से लेकर जिलाधिकारी तक बाढ़ तो सबके लिए बस लूट का साधन बन गया है। बाढ़ को लेकर सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। सिर्फ पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी बाढ़ पीड़ित राशि की मजे से लूट कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कुछ मीडिया के साथियों को भी पुलिस ने जबरदस्ती पकड़कर जेल भेज दिया है, जो कि सरासर गलत है। खबरों की वजह से ही लोगों के वास्तु स्थिति की जानकारी सही से मिलती है। अगर उन्हें ही झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा तो फिर कैसे लोगों को सही जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल हवाई सर्वे कर रहे हैं, जमीन पर उनका कोई भी सर्वे नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने की गणित सीख ली है और इसी गणित के बल पर लगातार कुर्सी से चिपके रहते हैं। देखिए, सुशासन की सरकार में प्रशासन निरंकुश है। प्रशासन और जिला में कोई ऐसे मजबूत नेता नहीं है जिनके बस में जिला प्रशासन के कोई अधिकारी हों। सीओ से लेकर कलेक्टर तक बाढ़ तो लूट का एक साधन हो गया है। बाढ़ में सभी लोगों के साथ मतलब जो भी योजना का पैसा आया है उसका कोई सही देख रेख करने वाला, बाढ़ पीड़ितों का कोई सूद नहीं ले रहे हैं। सिर्फ पैसों का बंदरबाट, नगर निगम का पैसा हो या बाढ़ का पैसा हो, प्रशासन के सभी साथी उसको मस्ती से लूट रहे हैं। बाढ़ सामग्री को लेकर रोड जाम किया गया था, उसमें कई ग्रामीणों पर केस किया गया है और कई को अरेस्ट भी किया। ये बिल्कुल गलत है। मीडिया के कई साथियों को भी सुना है कि केस में फंसाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए और बाढ़ पीड़ितों का सूद लेना चाहिए। अभी जो भी सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई दिखाने से ये फ़ायदा भी तो है कि प्रशासन के नोटिस में, जनता के नोटिस में, नेता के नोटिस में ये बात आता है कि कहीं कोई लोग कष्ट में हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो गलत हुआ है यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं लेकिन जमीन स्तर पर दिख नीतीश जी तो बिल्कुल हवाई ही हैं। वो ज़मीन सर्वे पे नहीं हैं। वो बिहार में कुर्सी पर बने रहने का एक मैथ पढ़ चुके हैं, जिसके कारण वो लगातार कुर्सी पर बने रहते हैं। मुजफ्फरपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की एक झलक पाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फरपुर शहर मानो जैसे थम गया। शिल्पा की एक झलक पाने के लिए अन्य जिले से लोग भी कलमबाग चौक पहुंचे थे। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कल्याण ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन करने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। बेकाबू भीड़ पर पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी। शिल्पा शेट्टी ने अपने गाने दिलवालों के दिल का करार लूटने पर जमकर डांस किया और कहा कि मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मुझे मुजफ्फरपुर आने का अवसर मिला है। शिल्पा शेट्टी ने लोगों से कहा कि मैं इस बार बहुत दिनों बाद बिहार आई हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। नवरात्रि का समय है तो हैप्पी नवरात्रि। तो दिवाली से पहले अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आइए कल्याण ज्वेलर्स और खरीदिए। अपने बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। जब भी मैं बोलती हूँ कि गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तब, बट हाँ, खरीदिएगा ज़रूर। और आप लोगों से यहाँ पे मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सुनाई नहीं दे रहा लेकिन मुझे बस इतना ही प्यार, बस इतना ही। मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैं सही हूँ आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार और चुरा के दिल मेरा आप सब चले। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मुजफ्फरपुर आने से क्या बोलेगी मैम? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। टर्नआउट देख के मुझे बहुत मेरा मन भर आया है, दिल खुश हो गया है। थैंक यू सो मच। मुजफ्फरपुर में इसके पहले भी आप बिहार में आई है मैम, क्या एक्सपीरियंस रहा है फुल फिल्म के दौरान?
हमेशा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है, यादगार रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुजफ्फरपुर की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन चुनाव के दिन मेरा आप सब चले। थैंक यू। एक बार बोलना है, आप मुजफ्फरपुर से है, आप मुजफ्फरपुर से नहीं नहीं नहीं, मैडम ऐसा नहीं हो पाएगा। सर स्पेशली नहीं बोल पाएंगे। मैं आप मुजफ्फरपुर से। बिहार के लाखों सरकारी स्कूल शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति का ऐलान कर दिया है। बीपीएससी से पास और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का इस साल ट्रांसफर होगा और दिसंबर 2024 तक नए स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। यह नीति सिर्फ बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर ही लागू होगी। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस स्थानांतरण नीति को लेकर शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। नई गाइडलाइंस के अनुसार बीमार शिक्षकों को भी स्थानांतरण नीति का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर शिक्षक नेता हिमांशु शेखर का कहना है कि स्थानांतरण नीति के खिलाफ दुर्गा पूजा के बाद पूरे बिहार के शिक्षक सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वह बहुत ही पेचीदगी से भरी हुई है और इससे शिक्षकों को कुछ बहुत लाभ होने वाला है नहीं। इसमें सबसे पहले ही लिख दिया गया है कि यह स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए नहीं है, यह उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है और सक्षमता परीक्षा पास की है तथा जो पूर्व से बीपीएससी में कार्यरत हैं। लेकिन इस नियमावली से किसी का फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। नियमावली में बहुत तरह की विसंगतियां हैं। महिला शिक्षकों की चिर प्रतीक्षित मांग थी कि हमको माने अपने जहां हमारा ससुराल है वहां पर हमारी पोस्टिंग की जाए, लेकिन उसकी भी सुविधा नहीं दी गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने गृह पंचायत में या पति के गृह पंचायत में या पति के गृह प्रखंड में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, निकटवर्ती में हो सकती है। अब पुरुषों के लिए है कि पुरुषों के लिए तो कुछ इसमें किया ही नहीं गया है। न जाने विभाग को या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुरुष शिक्षकों से क्या बैर है। उनको कहा जा रहा है कि आपका अपने अनुमंडल में भी नहीं होगा, निकटवर्ती अनुमंडल में हो सकता है लेकिन अनुमंडल में नहीं होगा। तो इस तरह बहुत सारी पेचीदगियां हैं इसमें, शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं है। पुरुषों के लिए कुछ नहीं हुआ है और महिलाओं में भी कई तरह के कंडीशन रखे गए हैं। हाँ, महिलाओं में भी कई तरह के कंडीशन रखे गए हैं। मन इससे किसी का भला नहीं होने जा रहा है। जिसे इसमें बताया गया है कि दिव्यांग महिला है, परित्यक्त महिला है या जिनके पति नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी अगर वो कंफर्ट जोन में अपने विद्यालय में है तो वहाँ नहीं छोड़ा गया है। अगर वो चाह रही हैं कि जहाँ हम कंफर्टेबल फील करें अपने पंचायत में, गृह पंचायत में, पति के गृह पंचायत में, तो वहाँ भी उनको कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। कई महिला शिक्षिकाएं हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर गई हैं, क्या उन्हें पूर्व में जो विद्यालय में है उस विद्यालय में भी उनको नहीं रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं उसमें तो रहना ही नहीं है। किसी को किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कैंसर पीड़ित हों या आप लकवाग्रस्त हों या किसी भी न्यूरो की बीमारी से पीड़ित हों, आपके लिए कोई उपाय नहीं है। मुजफ्फरपुर के रामबाग दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष पंडाल में भक्ति की अनोखी कारीगरी देखी। कमेटी द्वारा सभी भक्तों के लिए 12 अवतार विष्णु भगवान के तीसरे अवतार का इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष भक्तजनों को स्पेशल साउंड इफेक्ट्स और लाइट की अनोखी कारीगरी देखने को मिलेगी। मंदिर के पुरोहित अजय कुमार पाठक ने बताया कि सुबह एवं शाम को माता की आरती होगी, सप्तमी को पट खुलेगा और उसके उपरांत प्रसाद वितरण विजयादशमी तक लगातार जारी रहेगा। सप्तमी के दिन माता का पट खुलने के बाद से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। समिति के अध्यक्ष श्याम कुमार, सचिन, ऋषि कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार, अन्य 40 सदस्यों एवं सभी रामबाग मोहल्ले वासियों के सहयोग से पूजा कार्यक्रम सफल होगा। इस बार हिरणाक्ष राक्षस था जो इंद्र भगवान पर विजय प्राप्त करके पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया था।
फिर उसमें बड़ा अवतार लेके विष्णु जी आए थे और तब हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाए थे। वही कॉन्सेप्ट इस बार पूजा में रखा गया है। लगभग 7-8 मूर्ति में मूविंग है। ये सब यहीं के रहते हैं और सभी जी। रामबाग दुर्गा पूजा समिति द्वारा पिछले 76 वर्षों से यहाँ पे पूजा हो रहा है और रामबाग माया स्थान में जो दुर्गा मंदिर है जहाँ पे प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पे एक गह्वर भी है जो कि जागृत गह्वर के रूप में माना जाता है। हमारे पूर्वज जी के और हमारे दादा परदादा के से ही हम लोगों ने सुना है कि इतनी अच्छे जागृत गह्वर है कि यहाँ पे जो भी मन से मांगा जाता है भक्तों को वो मिलता है। तब से अभी तक ये कंटिन्यू हर साल हम लोग पूजा करते आ रहे हैं 76 वर्षों से, जो कि और ये मंदिर हमारा रामबाग मायास्थान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पास है। जैसे ही आप नकुलबा चौक से रामबाग की ओर जाएंगे तो आपका भव्य पंडाल और लाइटिंग जो भी आप देखेंगे आपको लग जाएगा कि हाँ ये रामबाग दुर्गा पूजा समिति का पूजा हो रहा है। और इस बार रामबाग दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर साल कुछ न कुछ चलित प्रदर्शित किया जाता है, मूविंग के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस बार वराह अवतार का मूविंग कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा भक्तों को। वराह अवतार जो कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे, जो कि हिरणाक्ष नाम के एक राक्षस थे जिन्होंने पृथ्वी को अपने बलपूर्वक समुद्र के अंदर छिपा रखा था। तो इसको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार से लेकर फिर हिरणाक्ष को उन्होंने वध किया और तब जाकर पृथ्वी को बचाया। तो ये सभी चीज़ जो कॉन्सेप्ट है मूविंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा रामबाग दुर्गा पूजा समिति द्वारा। और यहाँ पे लगभग जितने भी सदस्य हैं, लगभग 40 से 45 सदस्य अपना जी जान लगाकर, तन मन धन लगाकर इस पूजा को पूरे नवरात्रि में पूरा अपना 100% देकर सफल बनाने में पूरा सहयोग करते हैं। या छोटे हो, बड़े हो, सीनियर हो, सभी लोग इसमें मिलजुल कर पूजा करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे जगह जगह CCTV कैमरा लगाया जाता है। उसके बाद अग्निशामक यंत्र होते हैं जो छोटा छोटा जो सिलेंडर टाइप का होता है, वो सभी गली में रहते हैं। और हर पंडाल के आसपास में बालू रखा जाता है जिससे कि अगर कुछ अनहोनी हो तो उस समय के। और प्रशासनिक भी पूरी तरह से रहते हैं। प्रशासन, ये तो लाइसेंसी पूजा है। रामबाग दुर्गा पूजा समिति जब से पूजा कर रही है ये लाइसेंस पे ही पूजा कर रही है। लाइसेंस मिलता है हम लोगों को और प्रशासन की तरफ से हम लोगों को गार्ड भी मिलता है और गार्ड भी रहते हैं। कार्यक्रम में 7वीं तिथि को माता जी की आँख खुलते हैं, उनमें भक्तार आदमी लोग सब आते हैं आरती के पूजन के लिए। और कितने सच्चे मन से लोग आते हैं और क्या मंदिर का क्या विशेष कुछ बताइए। माता के जहाँ तक सहयोग होते हैं वहाँ तक सब भाई बंधुओं पहुँचते हैं। आरती किस समय होता है? आरती होते हैं संध्या 7 बजे और सुबह 9 बजे। कितने दिनों तक ये चलेगा? ये 10 दिन तक। श्री श्री 108 दुर्गा निधि मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग विगत 140 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष पूजा को लेकर खास तैयारी की जा रही है, जिसके तहत पूजा पंडाल को कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। जो भक्त अभी तक कटरा जाकर माता वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कर पाए हैं, वे यहां आकर माता का दर्शन कर सकते हैं। उन्हें बिल्कुल कटरा के वैष्णो देवी मंदिर की अनुभूति प्राप्त होगी। इसके लिए गुफा तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर से भक्त होकर माता के दरबार तक पहुंचेंगे, जहां बिजली द्वारा चालित मां दुर्गा महिषासुर का वध करते हुए दिखेंगी। इसके साथ ही माता वैष्णो पिंडी रूप में भी भक्तों को दर्शन देंगी। आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शाह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 50-60 वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी, जो भीड़ को पूरी तरह नियंत्रित करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हो रहा है श्री, पहले यहाँ का जो संस्था है उसका नाम बता रहे हैं। श्री श्री 108 दुर्गा महानिधि पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग मुजफ्फरपुर। यहाँ 140 वर्षों से दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होते आ रहा है। इस बार श्री माता का वैष्णो देवी का विशाल गुफा बनकर तैयार होने जाइए रहा है। 7वीं से पट खुलेगा और मेन गेट से द्वार बना है और इधर
गौवर के आगे जो मूर्ति गली में निकास द्वार बनाया जा रहा है, जगह जगह बोर्ड लगा दिया जाएगा और माता का चलंत मूर्ति भी रहेगा। उसमें माता वैष्णो देवी का पिंडी दर्शन भी होगा और यही सब है। चलंत मूर्ति में क्या क्या कुछ होगा? चलंत मूर्ति में माता वैष्णो देवी का जो भैरवनाथ है, जो सिर कटेगा उनका, हनुमान जी रहेंगे, बाल गंगा का भी स्वरूप दिखाया जाएगा। इसमें पानी जो निकलता है झरना में से, ये सब व्यवस्था है यहाँ। गुफा कितना बड़ा बनाया गया? गुफा बहुत बड़ा है। व्यवस्था क्या रहेगा सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लिए 60 को लड़का को रखेंगे, वॉलंटियर को गली में अपना एक एक आदमी को निकाला जाएगा देखने के लिए। देखने के बाद 10 मिनट के ब्रेक करके खाली करके फिर से चालू कराया जाएगा मूविंग का सिस्टम। नवरात्र शुरू होने के साथ मुजफ्फरपुर शहर में डांडिया गरबा की धूम मची हुई है। नवरात्र के चौथे दिन रविवार को मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा गरबा रिरात डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, मारवाड़ी युवा मंच प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप सिंघी शामिल हुए। इस दौरान डांडिया और गरबा नृत्य पर महिलाएं जमकर थिरकी। रंग बिरंगे परिधान में महिलाएं घाघरा चुन्नी और पुरुषों के कुर्ता पैजामा से महोत्सव में जमकर रंग चढ़ा। बच्चे भी खूब उत्साहित नजर आ रहे थे। शाम में जैसे ही गरबा संगीत शुरू हुआ कि रंग बिरंगे परिधानों में पहुंची महिलाओं और युवतियों ने डांडिया और गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। गुजराती गीतों के साथ ही हिट हिंदी फिल्मों पर महिलाएं खूब झूमी। शाखा सचिव गोपाल भरतिया ने बताया कि गरबा रिरात कार्यक्रम का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और हर साल भर लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। यह साल मंच की 16वीं प्रस्तुति है, जिसमें शहरवासियों ने बहुत आनंद लिया अपने परिवार के साथ। मौके पर कार्यक्रम संयोजक राहुल तुलसियान, आभास अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, सचिव गोपाल भरतिया, रितेश अग्रवाल सहित संस्था से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। मंच का गरबा की रात का 16वां एडिशन हम होटल लिच्छवी बिहार में हम लोगों ने आयोजित किया है। यह गरबा की रात बहुत चर्चित कार्यक्रम है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा जो आयोजित करती है। इस कार्यक्रम में 2000 के करीब लोग आए हैं और गरबा कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम ये गुजरात लग रहा है कि गुजरात उठ के मुजफ्फरपुर की धरती पर आ गया है गरबा की रात कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हम लोग का ये 16वां एडिशन है कुल। हर साल हम लोग दुर्गा पूजा में यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं और दुर्गा माँ को ले जाते हैं। बहुत अच्छी भीड़ रही, जैसा कि अब वीडियोस वगैरह में चल रहा है। बहुत अच्छी भीड़ है, 2000 की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है और सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फुल फैमिली इंजॉयमेंट है ये प्रोग्राम, कोई गलत काम यहाँ नहीं है और फुल फैमिली इंजॉयमेंट है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुमशुदा युवक की तलाश है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने या खोजने में मदद करने वाले को मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाम पता गौर से सुनिए। गुमशुदा युवक का नाम सुजीत दास है। पिता झंडू दास, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, भाषा बंगला बंगाली, पता हिल्ली बैकुंठपुर, हिल्ली, जिला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। सुजीत दास दिनांक 15/11/2020 को ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के पास से बीबीगंज स्थित किसी मोहल्ले में मजदूरी कार्य हेतु गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदा सुजीत दास मानसिक रूप से कमजोर भी है। गुमशुदा सुजीत दास के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना देने वाले, बरामदगी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।